आइए, आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही संवेदनशील और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब के सारांश पर बात करते हैं। इसका नाम है द ट्रॉमा क्लीनर। सारा क्राजनोस्टीन ने इसमें सैंड्रा पैंकहर्स्ट की सच्ची कहानी को पिरोया है। स्क्रीन पर आप इस असाधारण सफर की शुरुआत देख सकते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे और सबसे उजाले दोनों ही पहलुओं से रूबरू कराएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यह विस्तृत सारांश ज्ञान की यात्रा नाम के एक बेहतरीन ब्लॉग से लिया गया है। इस पोस्ट में सैंड्रा के जीवन के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर किया गया है, जहां दर्द और अपनी पहचान की खोज उनके द्वारा किए गए एक बेहद अनोखे काम से जुड़ते हैं। और वो काम क्या था? अपराध स्थलों और हिंसक मृत्यु के स्थानों की सफाई करना। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेखिका सैंड्रा के बचपन से शुरुआत करती हैं। एक ऐसा बचपन जो परित्याग और गहरी शर्मिंदगी से भरा था। जरा सोचिए, जब वो पीटर के रूप में जानी जाती थीं, तो उन्हें एक बगीचे के शेड में सोने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब एक छोटे बच्चे के लिए ये कितना अमानवीय रहा होगा, राइट? यहीं से उनके अंदर खुद को छुपाने की आदतें विकसित हुईं। लेकिन यही शुरुआती घाव आगे चलकर उनकी उस गहरी संवेदनशीलता की वजह बने जो वो एक दूसरों के प्रति दिखाती थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सैंड्रा का युवावस्था का समय कितनी उथल-पुथल से भरा था। शादियां, छोटी-मोटी नौकरियां और फिर अंतिम संस्कार स्थलों में काम करना। लेकिन इन अजीब अनुभवों ने उन्हें कुछ बहुत ही व्यावहारिक कौशल सिखाए। उन्होंने सीखा कि बिना किसी को जज किए मृत्यु और निराशा से भरे स्थानों को कैसे संभाला जाता है। सच कहूं तो यही वो समय था जब उनके भविष्य की नींव मजबूत हो रही थी। इसके बाद उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय आता है जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ उनकी गहरी सहानुभूति को दिखाता है। सड़क पर यौन कार्य और व्यसनियों के बीच रहते हुए सैंड्रा ने एक ऐसा नजरिया विकसित किया जो किसी खोखली भावुकता पर नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और बस किसी तरह जिंदा रहने की इच्छा पर आधारित था। इस माहौल ने उनके अंदर एक बहुत ही निष्पक्ष नैतिकता का निर्माण किया। अब हम उनके जीवन के एक बहुत ही अहम और भावनात्मक मोड़ पर आते हैं, उनका लिंग परिवर्तन। देखिए, ये केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि अपनी असली पहचान पाने का एक ऐसा संघर्ष था जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। परिवार से दूरी बनी, सामाजिक रिश्ते टूटे और एक गहरा दुख आया। लेकिन इस अकेलेपन के बीच जो आज़ादी मिली ना, उसने सैंड्रा को पूरी तरह से फिर से गढ़ दिया। यही वो समय था जब सैंड्रा का सामना मृत्यु और अंतिम संस्कार के कार्यों से और गहराई से हुआ। शवगृह में काम करते हुए उन्होंने जाना कि कैसे कुछ खास क्रियाएं, जैसे शव को पूरे सम्मान के साथ लपेटना, उन जीवनों में भी गरिमा लौटा सकती हैं जिन्हें समाज ने हमेशा कमतर आंका। यह वैराग्य और कोमलता का एक अजीब सा लेकिन बहुत जरूरी संतुलन देखने को मिलता है। और यहीं से जन्म होता है उनके विशेषज्ञ आघात सफाई व्यवसाय, यानी ट्रॉमा क्लीनिंग बिजनेस का। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की सफाई करना जहां कोई बेहद दुखद घटना हुई हो। ये केवल रसायनों और उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं है। सैंड्रा के लिए वो जगह केवल कचरा नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की जीवन गाथा का हिस्सा थी। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे उन्होंने इस बेहद मुश्किल काम को एक सच्ची सेवा में बदल दिया। जब हम उनके काम की बारीकियों को देखते हैं, तो हर दृश्य एक अलग ही कहानी कहता है। सैंड्रा के लिए पीछे छूटी हुई हर एक चीज, चाहे वो कोई पुरानी तस्वीर हो, कोई पत्र हो या कोई टूटा हुआ फर्नीचर, एक इंसान की पहचान है। उनका तरीका था उन निशानों को महसूस करना और सफाई के जरिए उस जगह और उस व्यक्ति की गरिमा को बहाल करना। इस सब में सबसे दिलचस्प और शायद सबसे परेशान करने वाली बात जो सामने आती है, वो है हमारी व्यवस्था की विफलता। सैंड्रा के मुवक्किल अक्सर वे लोग होते थे जिन्हें हमारे समाज ने नजरअंदाज कर दिया था। अकेले बुजुर्ग, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोग या नशे के शिकार। यहां सैंड्रा का काम केवल सफाई तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारी संस्थागत विफलताओं को उजागर करने वाला एक आईना बन जाता है। लेकिन लगातार आघात और दुख देखने की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हर दिन दूसरों के दर्द का गवाह बनने से सैंड्रा पर जो मनोवैज्ञानिक तनाव पड़ा, ये किताब उसे बिल्कुल नहीं छिपाती है। ऐसी कई रातों का जिक्र है जब वो सो नहीं पाती थीं। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि दूसरों की देखभाल करने वालों को भी खुद की भलाई और एक सीमा तय करने की सख्त जरूरत होती है। इस पूरे सफर में सैंड्रा के अपने निजी रिश्ते भी काफी जटिल रहे। अपने परिवार और बिछड़े हुए बच्चों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन जीवन हमेशा फिल्मों की तरह खुशहाल अंत नहीं देता है ना। कई रिश्ते अनसुलझे रह गए
और सच कहूं तो यही सच्चाई इस कहानी को और भी अधिक मानवीय और वास्तविक बनाती है। खैर, जैसे जैसे सैंड्रा के काम की चर्चा फैली, उन्हें सार्वजनिक मान्यता मिलने लगी। लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ एक अजीब सा विरोधाभास लाती है। ये नए अवसर तो देती है, लेकिन आघात को एक वस्तु या प्रोडक्ट में भी बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है कि हम मीडिया में दर्द की कहानियों को किस तरह से पेश करते हैं और किसकी आवाज को अहमियत देते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में सैंड्रा की विरासत और देखभाल की नैतिकता पर विचार किया गया है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज में सुधार लाने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं होती। किसी के कमरे की सफाई करना या किसी की खोई हुई चीज उसे लौटाना, ये छोटे छोटे काम भी इंसानियत को बचाए रखने के लिए काफी हैं। गरिमा को टुकड़ों में भी वापस लाया जा सकता है। अगर हम थोड़ा विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो इस पूरी कहानी में कुछ बहुत ही गहरे विषय उभर कर आते हैं, जैसे श्रम की गरिमा को समझना, कैसे सफाई जैसे काम को एक नैतिक महत्व दिया गया, हमारा व्यक्तिगत इतिहास कैसे हमारे पेशे को आकार देता है, और सबसे बढ़कर ये समाज के ढांचे पर एक गंभीर सवाल उठाता है। किसी के दर्द का गवाह बनने और उसमें महज ताक झांक करने के बीच एक बहुत बारीक फर्क होता है, जो हमें समझना चाहिए। किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ये विचार कि सैंड्रा ने अन्य लोगों की विपत्तियों को उसी प्रकार साफ किया जिस प्रकार एक पादरी पाप स्वीकार सुनता है, या ये कि गरिमा अक्सर सबसे छोटे, सबसे व्यवहारिक इशारों में पाई जाती है। ये पंक्तियां सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी कई ऐसे सवाल खड़े करती है जिन पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए, जैसे क्या गंदे काम को हम सामाजिक रूप से आवश्यक मान सकते हैं, और कैसे व्यक्तिगत करुणा और व्यवस्था की कमियों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। ये वो प्रश्न हैं जो हमें अपने समाज के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी को फिर से सोचने का मौका देते हैं। इस सारांश में उन लोगों के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव भी हैं जो आघात या ट्रॉमा से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आघात सूचित देखभाल के लिए तकनीकी कौशल के साथ साथ भावनात्मक स्थिरता की भी कितनी जरूरत है। ये भी अहम है कि हाशिए पर पड़े लोगों की कहानी सुनाते समय हमेशा उनकी सहमति और सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस ब्लॉग पोस्ट के अंत में एक बहुत ही सक्रिय चर्चा अनुभाग भी है। ज्ञान की यात्रा जैसे ब्लॉग्स की यही तो खासियत है कि वो केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि पाठकों को संवाद करने का एक मंच भी देते हैं। ऐसे गहरे और संवेदनशील विषयों पर एक स्वस्थ चर्चा होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अलग अलग दृष्टिकोणों को समझ सकें। अब ये ब्लॉग केवल एक विषय तक सीमित नहीं है। अगर हम इसके अन्य पहलुओं को देखें तो यहाँ और भी बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए, स्मृति विज्ञान पर जोशुआ फोर की मशहूर किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टीन का सारांश भी यहाँ मौजूद है। ये दिखाता है कि ये मंच मानव मस्तिष्क की क्षमता को समझने में भी गहरी रुचि रखता है। इसी तरह आपको यहाँ रोजमर्रा के छोटे बदलावों की ताकत पर ग्रेगरी एम वॉल्टन की किताब ऑर्डिनरी मैजिक का विश्लेषण भी मिल जाएगा। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये ब्लॉग जटिल मनोवैज्ञानिक धारणाओं को सरल और व्यावहारिक ज्ञान में बदलकर अपने पाठकों तक पहुंचाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दर्शन शास्त्र और आत्मविकास का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। आर्थर शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों के विचारों को आधुनिक चिंतन के साथ पिरोकर पेश करना इस ब्लॉग को उन लोगों के लिए खजाना बनाता है जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। इन सभी बेहतरीन लेखों और इस ज्ञान के भंडार के पीछे प्रफुल्ल शर्मा का प्रयास है। जैसा कि उनकी प्रोफाइल से पता चलता है, वे आजीवन सीखने, कहानी कहने और ज्ञान को साझा करने के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके इसी प्रयास की वजह से हम द ट्रॉमा क्लीनर जैसी किताबों के गहरे अर्थ को इतनी आसानी से समझ पाते हैं। सालों की मेहनत, निरंतरता और नियमित लेखन ने इस ब्लॉग को ज्ञान का एक विशाल संग्रह बना दिया है। इसके आर्काइव को देखकर ही पता चलता है कि यहाँ कितनी विविधता और गहराई मौजूद है, जो किसी भी पाठक की जिज्ञासा को शांत करने और उनके नजरिए को व्यापक बनाने के लिए काफी है। तो सैंड्रा की कहानी और इस बेहतरीन ब्लॉग का सफर हमें आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। सैंड्रा का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम एक समाज के रूप में हाशिए पर पड़े लोगों को वो गरिमा दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं, या क्या हम अभी भी अपनी संस्थागत विफलताओं से आंखें चुरा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।